टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मिसगाइडेड करते हैं। टैक्स कंसल्टेंट तो नहीं, बेसिकली मैं कहूँगा टैक्स एजेंट्स जो हैं जो कि नया नया काम सीखते हैं और फिर वो मिसगाइडेंस उनके जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी या आप फाइलर हो गए। ऐसा नहीं होता, आपके पास इन चीज़ों की एक्सेस होना ज़रूरी है। आपके पास आपके लॉगिन अकाउंट का पासवर्ड होना लाजमी है। एक चीज़ आपसे बिलोंग है, वो आपसे बिलोंग करे। अब लेट्स सपोज मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर और पासवर्ड मुझे दे दें, तो वो आप कभी भी शेयर नहीं करेंगे। वो नहीं जी, बहुत सीक्रेट होते हैं, जिस तरह पासवर्ड हर चीज आपने इसको भी सेव रखना। जी बिल्कुल। तो उसको पता नहीं होता कि किस तरीके से मैंने फाइलिंग करनी है, और वो क्या करता है, वो आपके एसेट्स को 0 डिक्लेयर कर देता है और आपकी इनकम को भी 0 डिक्लेयर करके वो जस्ट वक्ती तौर के लिए आपको क्या करता है, आपको फाइलर बना के एक्टिव करके तो कहता है जी आपका काम कंप्लीट हो गया। मैंने अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज की है तो उसका एफपीआर को कैसे नॉलेज हो रहा है, तो वो आप जब स्टैंप पेपर निकलवाते हैं, आपके नाम के ऊपर इशू होता है, आपके नाम पे फर्द निकलती है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि एफपीआर की कोलैबोरेशन है हर अदारे के साथ। हर अदारे से वो स्टेट बैंक से इंफॉर्मेशन ले रहा है, नादरा से ले रहा है, वो पेलरा से ले रहा है, ठीक है। तो वहां से वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट कर लेता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राफे महमूद वीमैक्स टीवी। जैसा कि आपके साथ हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते रहते हैं, ये पॉडकास्ट होती हैं, तो लीगल मैटर्स के ऊपर बात हो रही है आजकल। जैसे कि रिटर्न का 15 तारीख एक्सटेंड कर दी है 30 सितंबर, तो अब जो है ना 15 अक्टूबर जी 15 अक्टूबर तक जो है ना एक्सटेंड कर दिया है टैक्स फाइल करने के लिए। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक बंदा रजिस्टर्ड तो हो जाता है, अपना आईडी कार्ड के ऊपर वो मैसेज आ गया जी आप रजिस्टर्ड हो गए, एनडीएन नंबर आपका मिल गया, आपको रजिस्टर्ड हो गए। अब आगे से भाई बात आ जाती है कि जी इसको फाइल कैसे करना है, यानी कि उनको खिलाना भी तो देना भी तो है ना गवर्नमेंट को, जो जिस मकसद के लिए ये सारे रजिस्ट्रेशन के मामले है, ये सारा खाली रजिस्टर्ड तो नहीं करना ना, आईडी कार्ड तो है नहीं, ठीक है। तो वो किस तरह कर सकता है बंदा एनटीएन रजिस्टर्ड होने के बाद फाइल कैसे करना होता है? अच्छा सर, उसमें बेसिकली ये चीज़ है कि बहुत से लोगों की ना इसमें मिसकंसेप्शन है, और जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मिसगाइडेड करते हैं। टैक्स कंसल्टेंट तो नहीं, बेसिकली मैं कहूँगा टैक्स एजेंट्स जो हैं जो कि नया नया काम सीखते हैं और फिर वो मिसगाइडेंस उनके जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी या आप फाइलर हो गए। ऐसा नहीं होता। असल में मैंने पहले भी जिस तरह वीडियो में मैंने डिस्कशन की थी इस हवाले से कि जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, एफपीआर के ऊपर अपना आईआरएस लॉगिन अकाउंट बना लेते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आपको इन चीज़ों का पता होना लाजमी है और आपके पास इन चीज़ों की एक्सेस होना ज़रूरी है। आपके पास आपके लॉगिन अकाउंट का पासवर्ड होना लाजमी है, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता, किसी से भी करवाते हैं या खुद करते हैं, उसे सेव कर लेंगे। तो देखिए सर, एक चीज़ आपसे बिलोंग है, वो आपसे बिलोंग कर रही है। अब लेट्स सपोज मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर और पासवर्ड मुझे दे दें, तो वो आप कभी भी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे आप अवेयर होते हैं कि आपको पता होता है कि यार यहाँ पे मेरे पैसे सेविंग्स पड़ी हुई है, तो ये भी उसको आप ऐसा एज ए सेविंग्स ही लेकर चलें। जी बहुत सीक्रेट होते हैं, जिस तरह पासवर्ड हर चीज आपने इसको भी सेव रखना। जी बिल्कुल। तो इसको आपने उनसे डिमांड लाजमी करना है, क्योंकि जी मुझे अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है ना वो लाजमी आपने, जो बंदा आपको ना दे उससे आप अपना काम भी ना करवाएं। मैं तो ये पहले आती पता चल गया कि अगर वो दे देता है तो समझ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आती है बारी आती है कि जी आपने अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, आपका अकाउंट बन गया, अब आपने क्या करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये है कि जी वो आपसे फीस चार्ज कर ली जाती है, क्योंकि हर बंदे को काम नहीं आता, या अगर कोई काम करता भी है तो उसको पता नहीं होता कि किस तरीके से मैंने फाइलिंग करनी है, और वो क्या करता है, वो आपके एसेट्स को 0 डिक्लेयर कर देता है और आपकी इनकम को भी 0 डिक्लेयर करके वो जस्ट वक्ती तौर के लिए आपको क्या करता है, आपको फाइलर बना के एक्टिव करके तो कहता है जी आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आप इनको जो सर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या जो आपने टाइमली बेनिफिट लेना होता है वो आप ले लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में आपको पता चलता है कि यार मैंने तो प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल आउट की है, लेकिन वो मेरे एसेट्स में मेरी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं है। तो एफपीआर क्या करता है, आपको पेनल्टी नोटिस डाल देता है। आपको नोटिस डालता है, पहले उसके ऊपर एक्सप्लेनेटरी इनके जो एक्सप्लेनेशन कॉल होती है, जी आप एक्सप्लेनेशन देके आपने रिटर्न फाइल की है और आपके पास तो ये एसेट्स हैं। अगर कोई चीज ये कहता है कि जी मैंने अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, तो उसका एफपीआर को कैसे नॉलेज हो रहा है, तो वो आप जब स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं, आपके नाम के ऊपर इशू होता है, आपके नाम पे फर्द निकलती है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि एफपीआर की कोलैबोरेशन है हर अदारे के साथ। हर अदारे से वो स्टेट बैंक से इंफॉर्मेशन ले रहा है, नादरा से ले रहा है, वो पेलरा से ले रहा है, ठीक है। तो वहां से वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट कर लेता है। तो उसके बाद फिर वो आपको नोटिस भेजता है, वो बताता है कि जी आपने ये प्रॉपर्टी सेल की है या परचेज किया है, आपके जो रिटर्न है उसमें तो डिक्लेयर नहीं है। अब रिटर्न की तरफ मैं आऊंगा। रिटर्न में बेसिकली आपको जो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, अगर एक
جس بندے کو نہیں بھی پتا کہ میں نے کیسے ریٹرن فائل کروانی ہے, یا اب میں نیا بندہ جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے جس طرح بھی ہو گیا, وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈیلر حضرات کے ہاتھ ان کے جو سر چل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کام ہوتا ہے ان کا بس آئی چلائی کرنا اور ان کے جو سر دہاڑی لگا لینا جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کمیشن تو ان کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بنا لیں. تو اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو ان چیزوں کا, ان باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے اکاؤنٹ کی بات کی ہے کہ آپ جب ٹیکس ریٹرن فائل کروانے جائیں آپ کے پاس آپ کے پورے ایسٹس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے, آپ کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں, آپ کے پاس وہیکل کتنے ہیں, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں, آپ کے پاس اگر کوئی پرائز بونڈ پڑا ہوا ہے, کوئی پریشیس آئٹمز ہیں, کوئی آپ کے پاس ایون کہ ایگریکلچر لینڈ ہے, آپ کے پاس ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے, کمرشل ویلیو رکھتی ہے, وہ آپ نے پوری ایک ڈیٹیل لسٹ اس کی تیار کرنی ہے. ڈیٹیل لسٹ تیار کرنا ایسا یہ آپ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی اگر ہم لوگ اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیں گے, ایسٹس ڈکلیئر کر دیں گے, پڑھنا چاہیے تو کل کو ایف بی آر ہمارے سے ٹیکس کلیکشن کرے گی. وہ ایسا نہیں ہے. آپ سے یہ چیز ضرور پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہ پراپرٹی پرچیز کی ہے یا آپ کو انہیریٹڈ ملی ہے. اگر آپ کو انہیریٹڈ ملی ہے تو obviously آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہوگا. اگر آپ نے پرچیز کی ہے تو آپ کے پاس پوری ریکارڈ ہوگا اور اس کی آپ کے پاس منی ٹریل ہوگی کہ جی یہاں سے مجھے پیسے آئے, یہ میرا سورس آف انکم ہے, یہاں سے میں نے یہ چیز پرچیز کی اور یہ چیز بنائی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جب یہ ڈیٹیل بنا لی پھر آپ اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور اس سے یہ سوال کریں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ وہ کمپیٹنٹ بندہ ہے, کمپیٹنسی اس کی ہے یا نہیں ہے. یہ وہ صرف آپ کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہو جائے گا آپ ٹینشن نہ لیں, ٹھیک ہے, جیسے لائک ایز ایجنٹس کرتے ہیں. اب جب آپ اس کو بتائیں گے اور اسے کوشچننگ کریں گے کہ جی آپ بتائیں جی کہ میرے مطلب ڈکلیئر کس طرح کریں گے, ایسٹس کس طرح ڈکلیئر کریں گے, تو پھر آپ نے اسے یہ چیزوں کی ڈیٹیل بتانے کے بعد آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ کیا وہ کیپٹل ایسٹس میں بھی ڈکلیئر کرے گا. کیونکہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے جب آپ اپنی ریٹرن کو دیکھتے ہیں تو ریٹرن کے اندر ایک لاسٹ کالم آتا ہے جس کے اندر آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بیسیکلی آپ نے اپنی ویلتھ شو کرنی ہوتی ہے کہ میں کتنا ویلتھی ہوں, میری کتنی ورتھ ہے, میرے پاس کس چیز کی پراپرٹی ہے, میں کتنا منتھ اینولی بیسس پہ ایکسپینس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ اپنی جو ہے وہ پراپرٹی کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیپٹل ایسٹس کا ایک انہوں نے ٹیب دیا ہوا ہے اس کے اندر ڈکلیئر نہیں کرتے. وہ آپ کو کل کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے جاتے ہیں وہاں سے ایک فارم جنریٹ ہوتا ہے جس کو 7E فارم کہتے ہیں. وہ 7E فارم پھر آپ کا جنریٹ نہیں ہو سکتا جب آپ ایک دفعہ اس کی فائلنگ کر دیتے ہیں اور اپنے کیپٹل ایسٹس میں اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے ساری ڈیٹیل اس کو بتا دیتے ہیں پھر اس سے ڈیمانڈ کریں کہ یار یہ ٹیکس ریٹرن جو ہے یہ مجھے ان کا جو ہے آپ نے سافٹ فارم میں یا پرنٹڈ فارم میں مجھے لازمی دینی ہے. اس کو تھوڑا سا ریڈ کریں, ہاں جی بالکل, اس کو تھوڑا سا ریڈ کریں تاکہ آپ اس کو کراس ویریفائی کر سکیں, کراس ایگزامینیشن کر سکیں کہ کیا آپ نے جو اس کو ڈیٹیل بتائی ہے اس نے وہی پٹ اپ کی ہے, اور کوشش کریں کہ جو ڈیٹیل آپ بتا رہے ہیں اس سے باہر نہ جائیں. اگر آپ کو وہ کہتا ہے جی کہ آپ کو میں ان کے دوست نے کہتے ہیں ایکسٹرا ایسٹس ڈال دیتا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہوگا, وہ کل کو آپ کو نقصان ہوگا. اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے جی میں آپ کو ایک ایکسٹرا کوشچن رکھ دوں گا, کل کو آپ کو کوئی پراپرٹی نکل آتی ہے. دیکھیں جب پراپرٹی نکل آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ انلیگل ہوگی, اس کا آپ کے پاس جب تک ٹرائل نہیں ہوگا تب تک آپ سٹک رہیں گے, اور جب سٹک رہیں گے تو اوبیسلی آپ جو ایف بی آر ہے اس کو ایک پوائنٹ دے رہے ہیں, لوپ ہول دے رہے ہیں کہ جی یہاں سے مجھے ہٹ کر کے پکڑو, یہاں سے مجھے پکڑو, کیونکہ بقایا تو سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس چیز کا ریکارڈ جب آپ کے پاس نہیں ہوگا تو obviously ایف بی آر آپ کو کال کرے گا, ایف بی آر آپ کو نوٹس بھیجے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کا ہونا, ان چیزوں کا پتہ ہونا اور ان چیزوں کا کوشچننگ کرنے کے بعد کراس ویریفائی کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت اہم چیز تھی کہ جو کہ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں کرواتے, اور ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل ہی تب کرواتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک سال کے بعد یہ ٹائم آتا ہے, سال کے بعد آپ نے فائلنگ کروانی ہوتی ہے, اپنا جو ہے ایک مناسب سا ٹیکس کنسلٹنٹ مطلب اس کو چوز کر لیں جس طرح میں نے ویریفائی کرنے کا طریقہ بتایا ہے, اس کے ایک ساتھ ایک مناسب فیس طے کر لیں, ٹھیک ہے. وہ سال میں بعد ان کے دوست نے آپ نے پے کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ جو کام بندہ کام کرتا ہو اس کے لیے پریشانی نہیں ہے. اب جیسے کوئی بڑے اچھے کنسلٹنٹ بھی ہیں, ایون کہ میری فرم جو ہے وہ یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے کہ جو سیلری پرسن ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیلری پہ چل رہے ہوتے ہیں, ان کا دار و مدار سیلری کے اوپر ہوتا ہے, انہوں نے ہر مہینے ہر ایکسپینس کو ان کے جو مینیج کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
तो हम लोगों ने उनके लिए एक अलग सा पैकेज निकाला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बिजनेस मैन है उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग हम लोग उनकी रिटर्न फाइल कर देते हैं कि अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई छोटा जिसने कारोबार स्टार्ट किया है, उससे फिर हम लोग उस मुनासिब फीस चार्ज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये है कि ये तरीका कार जो है वो वेरीफाई करने का, और एक बंदे को मतलब पता होना चाहिए इस चीज का, एजुकेशन होनी, मतलब उसको एजुकेट होना कि किस तरीके से मैंने अपनी क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, पता होना रिटर्न मैंने किस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करनी है। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत अहम इनके दोस्त ने बात है। अच्छा ज़ेब भाई, ये नोटिफिकेशन आते हैं उनको आते हैं इस तरह के कि एफपीआर की तरफ से, वो कहाँ पे आते हैं? एसएमएस पे आते हैं, ईमेल पे आते हैं, या जाके वो लॉगिन करके वहीं पे उनके अपने प्रोफाइल में देखना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पे ना 3 जगहों पे आपको मैं बता देता हूँ कि नोटिस आते हैं कि जब आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर देते हैं तो उसके ऊपर भी आपको मेल चली जाती है, मतलब उसके ऊपर भी आपको नंबर, आपको मैसेज आ जाता है। जब आप ईमेल देते हैं जो आपके एक्सेस में है उसके ऊपर भी आ जाता है, और आपके एफपीआर इवन के जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो एफपीआर जो उसका पोर्टल है आईरिस का, उसके ऊपर भी एक नोटिफिकेशन उन्होंने एक जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशंस आते हैं। अगर कोई कहता है जी कि मुझे मोबाइल पे एसएमएस रिसीव नहीं हुआ या ईमेल तक मेरी एक्सेस नहीं थी, तो फिर उसको अपना अकाउंट देखना चाहिए कि मैंने क्या रिटर्न फाइल कर ली है, उसके बाद जो है कि मुझे उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोई और मैंने कंप्लायंस कंप्लायंस वगैरह तो नहीं है, तो मेरी रह गई है जो जहाँ किसी का जवाब एफबीआर ने मेरे से मांगा है तो वो मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपना नंबर और ईमेल अपना दें, किसी एजेंट का ना दें। वैसे भी एफबीआर ने खत्म कर दी है, क्योंकि एजेंट क्या करते हैं अपना काम मतलब अपनी तरफ से खत्म करने के लिए काम को, कि मेरे एक टास्क जो है उसको कंप्लीट करें एज सुन एज पॉसिबल, तो एजेंट क्या करते हैं वो अपना नंबर और अपना ईमेल डाल देते हैं। वैसे एफबीआर ने इसको मिनिमाइज किया है, काफी हद तक इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मजीद बेहतर हो जाएगा ये कि जो अनरजिस्टर्ड नंबर है उससे तो अब रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही, ठीक है ना, उसके लिए आपका रजिस्टर्ड नंबर होना भी जरूरी है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप सिर्फ आपके इन जो नंबर के ऊपर आपको ही कोड आएंगे और आपको ही वेरीफाइड है ना वो सारे नंबर आपका वेरीफाइड है। जी बहुत शुक्रिया ज़ेब भाई, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो अपने नाज़रीन से कहूँगा अगर फिर भी कोई मसला आपको समझ ना आए, क्योंकि वीडियो में शॉर्ट ही बताया जाता है, तो अगर फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन तफसीलात चाहिए हो तो नंबर इनके चल रहे हैं नीचे, तो आप इनसे रब्ता करके, इनकी टीम जो है ना आगे इनकी टीम उठाती है या इनसे बात होती है, इनसे बात करना चाहते हैं तो वो आप इस मसले को इनसे बात करके भी हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लीगल मैटर्स के ऊपर सीरीज चल रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।